बहू के बर्तन, ससुराल के कपड़े। हमेशा की तरह सुबह सुबह नैना के घर से उसकी सास के ऐसी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी मानो उसके घर पर किसी ने बम मार दिया हो, जिसकी आवाज़ सुनकर बाहर से गुजर रही प्रभा और शीला आपस में कहती हैं, भाग्य फूट गए बेचारी के। न जानी ये नैना कब खाना बनाना सीखेगी। जैसे ही यहाँ नैना के कुकर की सीटी बंद होती है, वहाँ सुमन की सीटी बजनी शुरू हो जाती है। तो अब इसमें सुमन की क्या गलती? नैना खाना ही ऐसा बनाती है। सास बहू को लाती ही क्यों है कि भाई थोड़ा आराम मिले, शरीर को अच्छा खाने को मिले। पर नैना बेचारी की ये एक इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रही है। एक मेरी बहू है जिसके हाथ के खाने की तारीफ़ करते करते लोग नहीं थकते, और दूसरी ये नैना। माना कई मामलों में मेरी सुमन से बकझक हो जाती है, पर इस मैटर में तो मुझे उस पर ही तरस आता है। जहाँ एक तरफ शीला और प्रभा मिलकर सुमन के दुख के बारे में बात कर रही थी, वहाँ सुमन अपनी बहू पर चिल्ला चिल्ला कर उसे दुखी करती जा रही थी। हे भगवान प्रेम, तुझे यही लड़की मिली थी शादी करके लाने के लिए। तेरी शादी को 1 साल हो गया, पर मेरा भगवान जानता है कि आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे अच्छा खाना खाने को मिला हो गया ना मम्मी, कब से तो तुम उसे सुना रही हो जाती है गलती। अरे क्या गलती? ये रोटी देखो, ऐसी जिसे खाने के लिए लोहे के दांत रखवाने पड़ेंगे। उस रोटी को डुबोने के लिए दाल भी तो बनाई है मम्मी मैंने। दाल के साथ खाइए ना, ठीक लगेगी रोटी। वो ना तवा पुराना हो गया है तो उसी कारण रोटियां ज़रा कड़क बनती है। ऐसे बर्तनों में खाना बनाने से मेरी भी ना मेहनत बर्बाद होती है और आप लोगों का मूड भी। इसीलिए तो कहती हूँ कुछ बर्तन ले लेते हैं ना मम्मी जी। अच्छा, ये दाल है? बताओ, मुझे तो लगा सब्जी का झोल है। इतनी मेहनत के बाद भी खाना खराब बनता है, इसीलिए कहती हूँ मम्मी जी एक कुकर ला ही दो मुझे। अरे क्या करेगी तू कुकर का? हमेशा से इसी कुकर में दाल बनाती आई हूँ मैं। क्यों जी, याद है ना मेरे मायके से लाई थी मैं ये कुकर। क्या दिन थे वो। कुकर की क्वालिटी क्या भाई, कितना साथ दिया इसने, और आज भी दे ही रहा है। आजकल तो जो भी सामान लाओ हफ्ते भर में दम तोड़ देता है। तेरे ही मायके से ओवन आया था, 6 महीने भी चला क्या, तू ही बता। क्या एग्जाम्पल दिया है आपने मम्मी, वाह। आपके हाथों से बनाए उस दाल का तो कोई जवाब नहीं। आहा, कुकर में तो दिक्कत ही नहीं। नैना ये तो पक्का हो गया है, पूरा बचपन मेरा इसी कुकर की दाल को खा कर बीता है। 36 साल हो गए इस बात को। अब वो कुकर मर चुका है, ज़बरदस्ती उसे जिंदा रखा जा रहा है। रुकिए, मैं अभी उसकी अर्थी लेकर आती हूँ। नेहा किचन में जाती है और कुकर बाहर लेकर आती है। कुकर का हैंडल किसी तरह कुकर से एक सेलो टेप की मदद से चिपका हुआ था। पिटाई खा खा कर कुकर सिकुड़ चुका था, जिसे देखकर नैना की बात को समझने की बजाय सुमन कहती है, बिल्कुल वैसा का वैसा। क्या जी, लग रहा है ना बिल्कुल पहले जैसा। ज़रा भी प्रॉब्लम हुई इसमें? इतने अच्छे कुकर में तुम्हें कौन सी कमी दिख रही है नैना, मुझे तो समझ में नहीं आता। मम्मी जी ये कुकर टूट चुका है, इसमें सीटी इतनी मुश्किल से आती है कि क्या बताऊँ। अपने मुंह में सीटी लेकर बैठी रहती हूँ मैं, और जैसे ही 3 मिनट होते हैं खुद ही सीटी बजा देती हूँ और मान लेती हूँ कि दाल गल गई होगी। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। देख बहू, ये सब बोलने की बातें हैं। जिसे खाना बनाना आता है ना, वो कैसे भी अच्छा खाना बना ही देगा, और जिसे काम से बचना है ना, वो अच्छी खासी चीज़ में भी कमी निकाल ही देगा। और इसी तरह हर रोज़ खाने के वक्त नैना के ससुराल में अच्छा खासा ड्रामा हो जाता था। एक रोज़ सुमन फ़ोन पर अपनी सहेली प्रभा से बात कर रही थी। अरे तो क्या बात हो गई प्रभा? तू एक काम कर, पूरी महिला मंडली को लेकर यहाँ मेरे घर ही आज रात का खाना खाने आ जा। मेरे घर ही फाइनल करते हैं, साथ में मज़े करेंगे। बड़े दिन हो गए गपशप किए। सुमन खाने की अच्छी खासी लिस्ट बनाकर नैना को देती है। आज मेरी इज्जत रख लेना बहू, काफ़ी सारी सहेलियाँ आ रही हैं मेरी। खाने में ज़रा भी ऊपर नीचे कुछ हुआ ना तो सभी के सामने मेरी नाक कट जाएगी। और ये सिर्फ मेरी सहेलियों की बात नहीं है, मैं सोच रही हूँ नेहा का रिश्ता प्रभा के बेटे से तय कर दूँ। और अगर प्रभा को भी खाना खराब लग गया ना, तो बेचारी नेहा के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। भाभी कैसा खाना बना रही है उससे मेरा रिश्ता कैसे कट जाएगा मम्मी? जिसे मुझसे शादी करनी होगी वो मुझे पसंद करेगा ना, कि भाभी के हाथ के खाने को। ये सब ना ढकोसले हैं। और रात को सुमन की सारी सहेलियां उसके घर आती है
और बता कैसी है सुमन तू? बड़ी कमज़ोर लग रही है। वैसे लगी भी क्यों ना, जब दाल खाने को ना मिले तो शरीर में ना प्रोटीन की कमी हो जाती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी आज मेरी बहू ने खास तुम सबके लिए दाल तड़का बनाया है। ऐसी बात है तो दाल परोस बहू। नैना सभी को एक एक कटोरी दाल देती है, जिसे खाते ही सभी का मुंह बन जाता है। ये क्या बनाया है तूने? बाप रे बाप, किस जन्म का बदला ले रही है हमसे? ये दाल है? ये तो जंजाल है। मैं तो जानती थी कि नैना ऐसा ही कुछ बनाएगी, इसलिए मैं तो खुद के घर से टिफ़िन पैक करके दाल लेकर आई हूँ। तू भी क्या याद रखेगी सुमन, मेरी बहू ऐसी दाल बनाती है, आहा, खाकर मज़ा आ जाएगा। और अपने बैग से टिफ़िन निकाल कर शीला सभी को दाल खिलाती है, जिसे खाकर सब वाह वाह करने लगते हैं। अब तो ढंग का खाना बना लेना। मुझे तो लगता है अब जब भी तेरे घर आना होगा अपना टिफ़िन साथ ही लाना होगा सुमन। अब बहुत हुआ, अब मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल कर ही रहूँगी। जब वो बर्तन धो रही होती है, उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। बर्तन बर्तन, पुराने कपड़े के बदले बर्तन ले लो, बर्तन वाला। पुराने कपड़ों के बदले बर्तन? कुकर लेने का वक्त आ गया है। और चुपके से नैना अपनी सास के कमरे में जाती है और उनके कमरे के अलमारी के ऊपर से बैग नीचे उतारती है। कितनी स्मार्ट हूँ मैं, ठंड के कपड़े बर्तन वाले को दे दूँगी, मम्मी जी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी ठंड आने में तो 7-8 महीने बाकी हैं। तब तक अच्छा खा खा कर मम्मी जी सब भूल जाएंगी। और वो कपड़े लेकर नैना अपने घर के बाहर जाती है। भैया, ये कुकर कितने कपड़ों में दोगे? इनके तो दीदी 8 कपड़े लगेंगे, वो भी पूरे के पूरे कपड़े। ऐसा नहीं कि हाफ पैंट दे दिया और उसे पूरे का पूरा कपड़ा मान लिया। अरे नहीं नहीं, मैं महंगी महंगी शॉल स्वेटर लेकर आई हूँ, देखिए ज़रा, एक बार ही पहनी है। और ठीक 8 कपड़े गिनकर नैना उनके बदले एक कुकर अपने घर ले आती है। और आज बनती है नेहा की स्पेशल दाल। जैसे ही कुकर की सीटी बजती है, पूरे घर में हर तरफ खुशबू ही खुशबू हो जाती है। क्या खुशबू आ रही है? लगता है ज़रूर शीला आंटी कुछ बना रही होगी। आहा, क्या खुशबू आ रही है। ज़रूर नेहा ने कुछ ऑनलाइन मंगाया होगा, मैं भी जाकर खा ही लेती हूँ। दाल की खुशबू को सूंघकर सभी बाहर हॉल में आते हैं, जहाँ वो नैना को खाना सर्व करता देखकर खाने बैठ जाते हैं। वाह, क्या दाल बनाई है तुमने नैना, लगता ही नहीं घर पर बनी है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, सब हाथ का दोष है, कुकर का नहीं। सब भाग्य का दोष है और कुछ नहीं। चलो अब मिल गई ना दाल, खाओ सब। नैना के ससुराल में सभी मुंह मोड़ मोड़ कर दाल खा रहे थे पर उन्हें पता नहीं था कि इस दाल के बदले क्या कुर्बान किया गया है। अगली सुबह सुमन सबसे पहले अपनी सहेली को कॉल करके फिर से खाने पर बुलाती है और दरवाजे पर सभी पूछते हैं और नैना की बुराई करते हुए अंदर आते हैं। अब क्या खिलाने बुलाया तूने? हैं सुमन, पानी पिला दे भाई, मैं तो अपने घर से दाल लेकर आई हूँ, मुझ में और हिम्मत नहीं है ऐसी दाल खाने की। अरे उस दिन तो उसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए दाल अच्छी नहीं बन पाई। आज उसने दाल फ्राई बनाई है, ज़रा खा कर देख, 3 वैरायटी का दाल बनाया है। बहू परोसना तो। और नैना की परोसी हुई दाल को खाते ही सब उंगलियां चाटने लगते हैं। इसकी रेसिपी लिख लीजिए आंटी जी, प्रिया को बता दीजिएगा। घर पर वो आपको ऐसी दाल बनाकर खिलाने की ट्राई कर सकती है, क्योंकि ऐसी दाल ना मेरे अलावा किसी और के हाथ से बन ही नहीं सकती। फिक्र मत कीजिए आंटी, प्रिया बना तो नहीं पाएगी पर ट्राई कर सकती है लेकिन फिर मेरे पास मत आइएगा। हाँ, सभी को अच्छी दाल खिलाने के बाद अब नैना का मन अच्छी रोटियां बनाने का कर रहा था। ये तवा तो जल जल कर ऐसा हो गया कि रोटियां ही जल जा रही है। अब इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन करना होगा। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए नैना फिर से अपनी सास के कमरे में जाती है। ठंड के कपड़ों से तो पहले ही मैंने बर्तन ले लिए, अब क्या करूं? तभी बाथरूम से सुमन नैना को आवाज़ देते हुए कहती है, अरे बहू, मेरी साड़ी बिस्तर पर ही छूट गई है, ज़रा पकड़ा तो। अरे वाह, मम्मी जी की साड़ियाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पार्टी में तो हम रोज़ जाते नहीं। एक काम करती हूँ, मम्मी जी की हैवी साड़ियाँ बर्तन वाले को दे देती हूँ और अपनी सास की महंगी महंगी साड़ियाँ बर्तन वाले को देकर नैना कुछ और बर्तन खरीद लेती है। उस वक्त तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता और सुमन ही सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर नैना की तारीफ़ करती है। वाह वाह बहू, इतना तो ठंड से गर्मी आते वक्त मौसम में बदलाव नहीं हुआ है जितना तेरे हाथों में बदलाव देख लिया मैंने। अमृत बना दिया तूने, अमृत। अब मजाल है क्या कि कोई तुझे एक शब्द भी कहे, मैं गोली ना मार दूँ उसे।
सुमन ये कह रही होती है तभी दरवाजे पर प्रभा आती है और उसे इनविटेशन देते हुए कहती है, मुझे बैठने को बोलना भी मत सुमन, ज़रा भी फुर्सत नहीं है। कल ना मेरे भांजे का बर्थडे है, तुम सभी को आना है। चल अब मैं निकलती हूँ, बहुत अरेंजमेंट करनी है। चलो, बड़े दिनों बाद ऑफ सीज़न में भी कम से कम खाने का कार्ड तो आया। मैं जाती हूँ, अपने कपड़े फाइनल कर लेती हूँ। और जैसे ही अपनी साड़ियाँ निकालने के लिए सुमन अपना कपबोर्ड खोलती है तो देखती है वहाँ एक भी साड़ी नहीं है। अरे बहू, कहाँ है तू? तूने मेरी साड़ियाँ देखी क्या? कहीं नहीं मिल रही। अजय, कहाँ है आप? ज़रूर आपने मेरी साड़ियाँ इधर उधर की होगी अपने कुर्ते निकालने के चक्कर में। आपका बस चले ना तो आप तो मेरी साड़ियों को आग ही लगा दे। अरे भाग्यवान, मैं आपकी साड़ी पहनकर चला जाऊंगा क्या? क्या कुछ भी कहती हैं। मुझे आपकी साड़ियों से क्या लेना देना, और मैं क्यों जलाऊंगा जबकि उनका पेमेंट मेरे ही जेब से जाना है। मैं डबल नुकसान करूंगा क्या अपना? अरे तो कहाँ गई मेरी साड़ी? धरती खा गई, आसमान निकल गया। मुझे कल पार्टी में जाना है। अब नई साड़ी लेने की तो बात भी मत करिएगा आप मम्मी जी, क्योंकि जब घर में नया कुकर खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो साड़ी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। खैर टेंशन हटाइए, मैंने नान बनाई है, खाकर देखिए ना। मुंह ना खुल जाए तो मेरा नाम भी नैना नहीं। और अपने नए बर्तनों में फिर से नई नई डिशेस बनाकर नैना सभी को परोसती है। पर जैसे जैसे अपने पुराने बर्तनों को नैना नए बर्तनों से रिप्लेस करती जाती है, उसे और नए बर्तन लेने का मन करता जाता है। पर तीसरी खरीदारी के लिए उसके पास उसकी सास के कपड़े तो बचे नहीं थे। अब बारी आती है अपने पतिदेव की। नैना प्रेम के कमरे में जाती है और उसके ऑफिस के कपड़े बर्तन वाले को देकर उसके बदले बर्तन खरीद लेती है। अगली सुबह ऑफिस के फॉर्मल ड्रेस के बजाय प्रेम अपने कमरे से कुर्ता पहनकर निकलता है। बेटा, तुझे ऑफिस नहीं जाना था क्या? ये दिवाली वाला कुर्ता क्यों पहना है तूने? तो क्या करूँ पापा, परेशान हो गया हूँ। सुबह से हर जगह मैंने अपनी वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट ढूंढी, पर पता नहीं उसे धरती खा गई या आसमान निकल गया। मेरे ऑफिशियल कपड़े कहीं मिल ही नहीं रहे, तो ऑफिस मुझे कुर्ता पहनकर ही जाना होगा। वहाँ जो होगा देखा जाएगा। पहले मैं आज अपना प्रोजेक्ट तो सबमिट कर दूँ। और अपने ऑफिस में बिना प्रॉपर ड्रेस के पहुंचने के कारण प्रेम की तो अच्छी खासी क्लास लग जाती है। पर नैना के ससुराल वालों का दुख तो अभी शुरू हुआ था। सुमन जी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे बैंक जाना है। आज ऐसे भी सेकंड सैटरडे है, 1 बजे तक बैंक बंद हो जाएगा। कहाँ चले गए मेरे कपड़े? अच्छा, आपके कपड़े कहीं चले गए हैं? यहीं कहीं होंगे, आपको दिख नहीं रहे होंगे। जैसा आपने उस दिन कहा था ना कि मेरी साड़ियाँ भी यहीं कहीं है, मुझे दिख नहीं रही, मेरी आंखें ख़राब है, तो आज अपनी आंखें इस्तेमाल कर लो। अरे मजाक मत कीजिए सुमन जी, बहुत सीरियस बात है। मुझे बैंक से पैसे निकालने जाना है, एक भी कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। क्या पहनूं मैं? तभी अपने कमरे से एक लुंगी लेकर नैना अपने ससुर के कमरे में आती है। ये लीजिए पापा जी, आपके लिए ये सफ़ेद लुंगी। ये आपको ना गर्मी से बचाएगी और कॉटन की है तो गर्मी भी नहीं लगेगी। काम का काम और कपड़े का कपड़ा। कपड़े ना होने के कारण विनीत को लुंगी में ही बैंक निकलना पड़ता है और अगले दिन नैना प्रेम के कुर्ते तक बेच देती है और बेचारे को बनियान में ही ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है। जैसे ही बनियान और हाफ पैंट में प्रेम अपने ऑफिस पहुंचता है, सभी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अरे वाह प्रेम, ये तूने बड़ा अच्छा किया। अब तेरी इस हालत को देखकर बॉस को भी समझ में आ जाएगा कि वो हमें कितना खटाता है और कितनी कम पेमेंट देता है। बॉस पर प्रेशर बनाने का ये बड़ा अच्छा उपाय है। कल से मैं बिना बनियान में आने वाला हूँ। अरे जाहिलो, चुप हो जाओ। यहाँ मेरे पास पहनने तक के कपड़े नहीं बचे, फिर भी प्रोजेक्ट लेकर मुझे ऑफिस पहुँचना पड़ा, और तुम सबको ये मेरा प्लान लग रहा है। ये क्या तरीका है प्रेम ऑफिस आने का? हमारे ऑफिस में लड़कियां भी हैं, कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही है सब। तुम्हें काम करना है कि नहीं? यह ऑफिस है कोई रैम्प शो नहीं, जहाँ कभी तुम कुर्ता पहनकर आ जाते हो, कभी बनियान पहनकर। बनियान तो हम सब ने पहनी है सर, बस ये कहिए कि मैंने बनियान के ऊपर शर्ट नहीं पहनी, पर ऐसे आना भी मजबूरी थी। सर 5 दिन के बाद इस मंथ की सैलरी आएगी, अगर मैं अभी नहीं आता तो आप मेरी सैलरी रुकवा देते। एक बार सैलरी आ जाए फिर पूरे के पूरे कपड़े पहन कर आऊँगा सर। नैना के ससुराल में किसी के भी पास कपड़े नहीं बचे थे, किसी तरह सभी गुजारा कर रहे थे। और 5 दिन के बाद आती है प्रेम की सैलरी और किसी तरह सभी कुछ कुछ कपड़े लेकर एक बार के लिए सब कुछ मैनेज कर लेते हैं।
फिर एक शाम सभी पानी पूरी खाने जा रहे थे, तभी एक भिखारी विनीत के पास आकर भीख मांगता हुआ कहता है, मालिक कुछ खिला दो मालिक। इन सब का ये रोज़ का है, कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है। जेब से 2 रुपये दे दीजिए। अरे कौन से 2 रुपये? अरे वही जो सुबह मैंने आपको रखने के लिए दिए थे। और इन सब में जैसे ही प्रेम की नज़र भिखारी पर पड़ती है, वो सोच में पड़ जाता है। बड़े गिरे हुए हो मालिक, खुद तो चाट खाने जा रहे हो और हमको 2 रुपया दे रहे हो। अरे वो भाई साहब थे, मुझे ये कपड़े देकर चले गए। कम से कम 5,000 का कपड़ा है ये। शर्ट देख रहे हो कितना चमकीला है, और ये पैंट देखो। अंधेरे में मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, इसमें तो मेरे ऑफिस का लोगो लगा है। अरे मम्मी, ये तो मेरे ही कपड़े हैं। अरे भाई, तुझे ये कपड़े किसने दिए? वो बर्तन वाले भैया है ना, जो कपड़े काम नहीं आते वो हम भिखारियों को बांट देते हैं। भाभी तो जानती है, भाभी तो उन्हें कपड़े देती है। भाभी जी बताइए ना। ये सुनते ही सब समझ जाते हैं कि घर से कपड़े नैना ही गायब कर रही थी, और सभी के सभी उस पर टूट पड़ते हैं। तेरे कारण हम सबको कितनी तकलीफ हुई बहू, किसी काम की नहीं है तू। एक काम ठीक करती है तो दूसरा खराब कर देती है। क्या ज़रूरत थी तुझे हम सबके कपड़ों को बर्तन वाले को देने की? तो इसमें भाभी की क्या गलती? वो तो आप सबसे कहती थी कि मुझे किचन में बर्तन चाहिए, पर कोई बर्तन लाने को तैयार ही नहीं था। और खाना अच्छा नहीं बनता तो उस पर भी उन्हें ही सुनाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने खुद के लिए खुद रास्ता निकाल लिया। इसी बहाने आप सबके पास नए कपड़े भी आ गए और किचन में बर्तन भी। ठीक है ना मम्मी, छोड़ो ना, खाने को तो अच्छा मिल रहा है ना। सॉरी नैना। मेरी भी सॉरी। कोई बात नहीं मम्मी, आज रात के खाने में राजमा बना रही हूँ। राजमा खाओ, सारे गम भूल जाओ।